आप देख रहे हैं सौदा आपका। मैं हूं प्रियंका संभव और सौदा आपका में हम इक्विटी बाजार पर तो चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारी नजर रहने वाली है कमोडिटी बाजार की ओपनिंग पर। तो जैसे खुलेंगे कमोडिटी बाजार, हमारे साथ कमोडिटी बाजार के एक्सपर्ट होंगे, साथ ही में वरुण बेवरेजेस की लिस्टिंग है आज। तो हमारी नजर रहेगी किन लेवल्स पर होती है वरुण बेवरेजेस की लिस्टिंग, इसके मैनेजमेंट से भी बात करने की कोशिश करेंगे। कमोडिटी बाजार के एक्सपर्ट जुड़ने वाले हैं थोड़ी ही देर में, इंतजार है कमोडिटी बाजारों के खुलने का। इसके बाद जोरदार कमाई का तत्काल शेयर आइडिया 10:10 पर। विवेक गुप्ता की दमदार निफ्टी स्ट्रैटेजी, जीएसपीएल के नतीजों पर मैनेजिंग डायरेक्टर विवेक गंभीर से होगी बात। नितेश चक्र के साथ एफएनओ बाजार में बनाई है स्ट्रैटेजी। गौरव बिस्सा की जोरदार ऑप्शन रणनीति और आपके शेयरों पर प्रकाश गाबा की फटाफट सलाह 10:57 से। लेकिन सबसे पहले अभी हम रुख करते हैं कमोडिटी बाजारों का। अमेरिका में आज राष्ट्रपति पद का चुनाव है और इससे पहले आज पूरे कमोडिटी बाजार की चाल थम सी गई है। ग्लोबल मार्केट में सोने में $1280 के पास बेहद छोटे दायरे में कारोबार हो रहा है और चांदी भी सोने से ज्यादा दूर नहीं है, यहां पर भी कमजोरी ही नजर आ रही है। इस बीच अमेरिका चुनाव को ध्यान में रखते हुए गोल्डमैन सैक्स ने सोने पर अनुमान जारी किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर हिलरी क्लिंटन चुनाव जीतती हैं तो सोने की चमक खत्म हो जाएगी। अगले 3 महीने तक सोने में दबाव बना रहेगा और इसे $1250 के आसपास रहने की संभावना है। यहां तक कि अगले 6 महीने में भी सोने में किसी तरह की तेजी की गुंजाइश नहीं है और अगले 1 साल में सोने का औसत भाव $1280 रहने का अनुमान है। तो सोना और चांदी बेहद कमजोर और कच्चे तेल में भी हम कमजोरी ही देख रहे हैं। साथ ही में आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें आ रही है वरुण बेवरेजेस की लिस्टिंग की, और वरुण बेवरेज लिस्ट होता है, इसका इशू प्राइस 440 से 445 के बीच में था। देखते कहाँ लिस्टिंग होती है, तो हम देख रहे हैं कमजोर लिस्टिंग हुई है। ₹418 ₹419 के आसपास, ऑलमोस्ट 5% से ज्यादा की कमजोरी, फिलहाल कमजोर लिस्टिंग वरुण बेवरेजेस की होती हुई जो इनका इशू प्राइस था उसके मुकाबले यहाँ पर हम दबाव देख रहे हैं। जो लिस्टिंग प्राइस है उसमें ऑलमोस्ट 6% के दबाव को अब झेल रहा है वरुण बेवरेजेस खुलते के साथ ही। आज इसने किया है डेब्यू शेयर मार्केट में और देखिए आज इसका डेब्यू हम कहेंगे जिस प्राइस नोट पर हो रहा है वो बहुत ज्यादा अच्छा तो नजर नहीं आ रहा है, कमजोरी नजर आ रही है वरुण बेवरेजेस में। बात कर रहे थे क्रूड की और जिस तरह से यूएस इलेक्शन पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, उससे पहले हम क्रूड को भी देख रहे हैं कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। और भारतीय बाजार में क्रूड की शुरुआत हालांकि आज 1% की तेजी के आसपास हो रही है। तो इंटरनेशनली यहाँ पे दबाव है, लेकिन आज यहाँ पर हम हरे निशान पर कारोबार शुरू होते हुए देख रहे हैं। सोने में भी हरे निशान पर शुरुआत हो रही है, 30,094 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ऑलमोस्ट ₹16 की तेजी यहाँ पर। और चांदी ₹129 की तेजी के साथ खुलता हुआ ₹43,062 का भाव यहाँ पर नजर आ रहा है। नेचुरल गैस ₹188.30 के साथ शुरुआत करते हुए बेस मेटल्स का एक चेक लेते हैं। कॉपर की शुरुआत हो रही है मजबूत ₹341 पर। एल्यूमिनियम है कमजोर ₹115 के साथ शुरुआत करते हुए। लेड में तेजी ₹139.80 के साथ शुरुआत हो रही है और निकल में भी ₹752.10 के लेवल्स हरे निशान पर। निकल और जिंक भी हरे निशान पर शुरुआत करते हुए। नजर डालते हैं कुछ एग्री कमोडिटीज पर। सोया ऑयल ₹671 के साथ शुरुआत हो रही है। सीपीओ में ₹521.50 का भाव हम शुरुआती ट्रेड में देख रहे हैं। सोयाबीन ₹3023 के साथ खुलते हुए और सरसों $4720 का भाव यहाँ पर। ग्वार सीड में कमजोरी $3273 के साथ खुल रहा है ग्वार सीड। तो खुल चुके कमोडिटी बाजार, मिलीजुली ओपनिंग हमें नजर आ रही है। और आपको क्या करना चाहिए आज कमोडिटी बाजार में, बात करने के लिए मेरे साथ हैं एंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता और हिंद सिक्योरिटीज की आस्था जैन। अनुज गुड मॉर्निंग। आज यूएस चुनाव है और इससे पहले सोना बिल्कुल एक रेंज में नजर आ रहा है, क्या करें आज इसमें, आगे तेजी आएगी या मंदी? गुड मॉर्निंग प्रियंका जी। अगर देखें तो जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें अगर क्लिंटन जीतती हैं तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट गोल्ड में देखने को मिलेगा। और हमने देखा भी है जब से उनका जो
आकलन है वो पॉजिटिव आता हुआ दिखाई दिया है। गोल्ड में एक सेलिंग आती हुई देखी है और गोल्ड का भाव $1300 से टूटकर करीबन $1280 के आसपास यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। तो मुझे लगता है कि एक नेगेटिव प्रेशर गोल्ड में देखने को मिल सकता है। हालांकि रिजल्ट जो है वो कल आएंगे, बट जो एक्सपेक्टेशन है उसके अकॉर्डिंग हमें लगता है कि गोल्ड में गिरावट का माहौल देखने को मिल सकता है। और अगर हम एमसीएक्स की बात करें तो एक्सपेक्टेड है कि नीचे भाव करीबन 29,900 तक और कॉमेक्स में करीबन $1275-70 तक लेवल देखने को मिल सकते हैं। अरे साथ में चांदी को आप अभी कैसे व्यू कर रहे हैं? और देखिए सिल्वर में भी अगर देखें तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, मगर सिल्वर देखें तो नीचे बेस मेटल्स की तरफ से सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि बेस मेटल में काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला है। तो हो सकता है कि चांदी गोल्ड के मुकाबले ज्यादा गिरावट ना दिखाए, क्योंकि हमने देखा है कि सिल्वर में नीचे करीबन $18 तक अच्छा सपोर्ट लिया है। चांदी में भी मुझे लगता है कि अगर भाव ऊपर की तरफ मिलते हैं तो ही बिकवाली करके चले, अदरवाइज मुझे लगता है कि चांदी में एक रेंज बनी रहेगी, ऊपर में करीबन 43,800 और नीचे करीबन 43,000। इस रेंज में मुझे लगता है कि चांदी मूव करती हुई दिखाई देगी। और मेरे साथ आस्था जैन भी जुड़ चुकी हैं हिंद सिक्योरिटीज की। आस्था बताइए आपका क्या व्यू है, अभी एग्री कमोडिटी में कौन सी कमोडिटी आपको पसंद आ रही है? गुड मॉर्निंग प्रियंका। पहली एग्री कमोडिटी मैं कपास खली में कॉल देना चाहूंगी। बेसिकली एनसीडीएक्स के दिसंबर फ्यूचर में सेलिंग की कॉल है। कपास खली की अगर हम बात करें तो जो इस बार जो प्रोडक्शन है वो काफी स्ट्रांग होने की वजह से यहाँ पे हमें दबाव देखने को मिल सकता है। पिछले साल के मुकाबले काफी स्ट्रांग प्रोडक्शन कपास का है, जिसकी वजह से कपास खली पे भी एक दबाव रहेगा। 1945 के स्तर पर सेलिंग की सलाह देना चाहूंगी, 1990 के स्टॉप लॉस के साथ 1892 के टारगेट के लिए। सेकेंड कॉल रहेगा बार्ले में। एनसीडीएक्स के नवंबर वायदा में बाइंग की सलाह देना चाहूंगी। बार्ले की बात करें तो बेसिकली दो इंडस्ट्रीज में इसका काफी ज्यादा डिमांड रहता है, एक तो बेयर मेकिंग इंडस्ट्री और दूसरा कैटल फीड इंडस्ट्री। और जो हमारा स्टॉक है, इंडिया का जो स्टॉक है बेसिकली वो अब काफी खत्म होता जा रहा है और जो स्टॉक भी बचा है वो सिर्फ कैटल फीड के काम में आने वाला है। इसीलिए डिमांड निकल के आ रही है बेयर मेकिंग इंडस्ट्री से इस कमोडिटी के लिए। प्रोडक्शन भी कम है। इंपोर्ट्स की बात करें तो इंपोर्ट्स आना चालू हुए हैं, तो यहाँ देखने की ये बात होगी अगर इंपोर्ट ज्यादा होते हैं तो ही दबाव हमें इस कमोडिटी में देखने को मिलेगा, लेकिन अगर इंपोर्ट्स यहाँ पे कम रहते हैं तो डेफिनेटली और ज्यादा हमें तेजी देखने को मिल सकती है। ऑल टाइम हाई पे ये कमोडिटी अभी ट्रेड कर रही है, इसीलिए बाइंग की सलाह देना चाहूंगी 1810 के स्तर पर 1790 के स्टॉप लॉस के साथ 1835 की टारगेट के लिए। अगर 1835 का टारगेट होता है तो गोइंग फॉरवर्ड 1850 तक के भी टारगेट यहाँ पे ट्रेडर्स लगा सकते हैं। ओके, सो बेहतर टारगेट्स के लिए जॉ में की नवंबर कॉन्ट्रैक्ट में खरीदारी की सलाह आस्था आपको दे रही थी, और एक इनकी तरफ से बिकवाली की सलाह है कपास खली में, वहां पर सेल की सलाह दे रही कपास खली में दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में बेचने की सलाह। अनुज, कच्चे तेल में आज हम बेहद से फ्लैट देख रहे हैं, क्या करने की आप सलाह देंगे? क्रूड में हमने देखा था लास्ट वीक भाव करीबन नीचे $44 तक आए थे, और हमने देखा है कि जो यूएस में इलेक्शन है उसमें जो पॉजिटिव आउटकम एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्लिंटन का, तो हो सकता है कि वो एक पॉजिटिव सेंस में लिया जा सकता है, क्योंकि उनका जो व्यू है वो पूरे इंडस्ट्री से पॉजिटिव है। तो एक डिमांड फैक्टर जो है वो मुझे लगता है कि यहाँ देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज को लेकर वो काफी ऑप्टिमिस्टिक है। तो मुझे लगता है कि क्रूड जो है वो एक अपसाइड मोमेंटम में आता हुआ दिखाई दिया। हमने देखा भी पिछले 2 दिनों में काफी अच्छी रैली क्रूड में देखने को मिली है। तो मुझे लगता है कि अब शॉर्ट टर्म में क्रूड में तेजी का माहौल रहेगा। हालांकि इलेक्शन के रिजल्ट के बाद जो उनकी पॉलिसीज है उस पर काफी निर्भर करेगा, बट सेंटिमेंटल अगर देखें तो मुझे लगता है कि क्रूड के अंदर एक बाइंग साइड में ट्रेड लिया जा सकता है फॉर टू नेक्स्ट 2 डेज। हालांकि विंटर सीजन भी है तो डिमांड फैक्टर भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि लोअर लेवल्स बाइंग, साथ में पॉजिटिव आउटकम फ्रॉम इलेक्शन और साथ में विंटर सीजन, तो ये जो फैक्टर है ये मुझे लगता है कि क्रूड में पॉजिटिव रहेंगे। तो इंट्राडे के लिए हमें लगता है कि क्रूड में बाय करके चलना चाहिए। ऊपर अगर हम टारगेट वाइज देखें तो $46 नाइमेक्स में देखने को मिल सकते हैं और 3050 एमसीएक्स में भाव देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि इंट्राडे या 1 या 2 दिन के पर्सपेक्टिव से क्रूड में बाय इनिशिएट करके चल सकते हैं। और बेस मेटल्स में आपकी नजर कहाँ है अनुज? बेस मेटल में अगर हम देखें तो हमने देखा था कल निकेल ने काफी जैसा हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे। हमें लगता है कि निकेल का जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, हम टेक्निकल लैंग्वेज में देखें तो 740 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो मार्केट ने ब्रीच किया है और वॉल्यूम्स यहाँ बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। तो मुझे लगता है कि निकेल अब नेक्स्ट आउट परफॉर्म रहेगा बेस मेटल्स में आफ्टर जिंक और लेड के बाद में। मुझे लगता है कि निकेल में अभी बाय इनिशिएट कर सकते हैं
पोजिशनल तौर पर हमें लगता है कि निकिल में 800 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं और किसी को अगर पोजिशनल तौर पर काम करना है, और इंट्राडे में हमें लगता है कि 760 770 रुपए तक की रेंज देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल ट्रेंड निकिल में पॉजिटिव रहेगा। उसके बाद अगर हम देखें तो कॉपर में भी बाय इनिशिएट कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो बेस मेटल एक पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर सकता है। अच्छा जी, जीरे को हम देख रहे हैं काफी भाग रहा है, फिर से 18,000 रुपए के पार चला गया है। क्या करने की सलाह होगी जीरे में? जीरे की बात करें तो एक्सपोर्ट डिमांड और डोमेस्टिक डिमांड दोनों ही इस कमोडिटी में काफी अच्छी बनी हुई है, जिसकी वजह से काफी अच्छी रैली हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आज की सेशन में क्योंकि ये दबाव में ट्रेड कर रहा है, इससे शॉर्ट टर्म में सेलिंग की सलाह देना चाहूंगी। लेवल्स रहेंगे 17,900 के आसपास, स्टॉप लॉस रहेगा 18,100 का, और शॉर्ट टर्म का टारगेट इसमें जो रहेगा वो 17,700 का रह सकता है। अनुज, रुपए में आपकी नजर कहां पर, किन लेवल्स पर है? देखिए रुपीज में देखें तो हमने देखा है कि 67 का जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है उसको ब्रीच नहीं कर पा रहा है। हालांकि इंडियन रुपीज यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है, और साथ में इक्विटी मार्केट जो है वो भी आउट परफॉर्म करती हुई दिखाई दे रही है। तो मुझे लगता है कि इंडियन रुपीज एक रेंज में रहेगा, ऊपर में करीबन 67.10 और नीचे करीबन 66.60। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल ये रेंज रहेगी। मगर जैसा कि अपनी इकोनॉमी परफॉर्म कर रही है, तो हो सकता है कि यहाँ पर इंडियन रुपीज और स्ट्रॉन्ग होकर ट्रेड हो सकता है। तो इसमें हमारा सेल कॉल रहेगा करीबन 66.95 के अराउंड बिकवाली करके चले, नीचे टारगेट करीबन 66.75 तक देखने को मिल सकता है। शुक्रिया आप दोनों का। अनुज गुप्ता और आस्था जैन हमारे साथ बने हुए थे। कमोडिटी बाजार के खुलते ही आपको बता रहे थे किन लेवल्स पर रखिए नजर। वैसे दिन भर कमोडिटी बाजार का ताजा अपडेट हम देते रहेंगे। फिलहाल सौदा आपका में लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जोरदार कमाई का तत्काल शेयर आइडिया। साथ ही विवेक गुप्ता जुड़ने वाले हमारे साथ, उनसे समझेंगे निफ्टी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स को। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सौदा आपका। बाजार की बात कर रहे हैं, उससे पहले आपको बता दें मौजूदा बाजार में वो ट्रेडिंग आइडिया जिससे आप कर सकते हैं जोरदार कमाई। वक्त है तत्काल ट्रेड आइडिया का। मानव चोपड़ा आपको इंट्राडे के लिए सलाह दे रहे हैं खरीद की। आईडीबीआई में बेचने की सलाह दे रहे हैं। आईडीबीआई में, माफ कीजिएगा गलत ग्राफिक हमने फायर कर दिया था। तो बिकवाली की सलाह आईडीबीआई में इंट्राडे के लिए, लक्ष्य 68 रुपए का, स्टॉप लॉस 70 रुपए 50 पैसे पर लगाइए और बिकवाली कीजिए आईडीबीआई में इंट्राडे के लिए। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही हरे निशान पर कारोबार कर रहे हैं। शुरुआत पॉजिटिव नोट पर हुई थी, अभी भी हरे निशान पर बरकरार है। 36 अंकों की बढ़त सेंसेक्स में दिख रही है, निफ्टी में 14 अंकों की बढ़त है। लेकिन मिड कैप में कल जो हमने अच्छा खासा रन हम देखा था, उन लेवल से काफी नीचे आ गए हैं। अभी केवल 7 अंकों की मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। और बैंक निफ्टी में भी एक तरह से कारोबार का पेस धीमा ही कहेंगे, केवल 23 अंकों की बढ़त यहां पर देखने को मिल रही है। हालांकि ब्रॉडर मार्केट में देखें तो अभी आंकड़ा पॉजिटिव की तरफ ही है, यानी एडवांसेस ज्यादा है। ज्यादा शेयर हैं जो हरे निशान पर कारोबार कर रहे हैं। 831 शेयर हैं जो आगे बढ़ रहे हैं, 639 शेयर है जहां पर प्रेशर है। टाटा मोटर्स आज शानदार प्रदर्शन, यहां से टाटा मोटर्स टीवीआर का भी प्रदर्शन अच्छा है। हिंडाल्को भी हरे निशान पे कारोबार कर रहा है। साथ ही में भेल और आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे आए और नतीजों के बाद आज हमने इसकी एक अच्छी ओपनिंग देखी है। भारतीय इंफ्राटेल भी हरे निशान में कारोबार कर रहा है। लेकिन प्रेशर आ रहा है फार्मा के काउंटर से। सन फार्मा में दबाव, आईटीसी भी आज दबाव के साथ खुला, 1% से ज्यादा के दबाव। मारुति सुजुकी में दबाव है। अदानी पोर्ट्स और अरबिंदो फार्मा, टाटा पावर, ये कुछ काउंटर्स हैं जो दबाव के साथ कारोबार कर रहे हैं। और सौदा आपका में मेरे साथ हैं 24 कैरेट फाइनेंशियल सर्विसेज की डायरेक्टर रिसर्च विवेक गुप्ता। गुड मॉर्निंग विवेक। निफ्टी में अभी आप क्या करने की सलाह देंगे, या फिर आप भी यूएस इलेक्शन के पहले कोई बड़ा मूव नहीं लेना चाहेंगे?
प्रियंका जी, अगर निफ्टी का डेली ट्रेंड देखें तो निफ्टी का ओवरऑल ट्रेंड वीक है। मैं एक कंडीशनल शॉर्ट कॉल देना चाहूंगा निफ्टी में। अगर 8480 का लेवल ब्रेक होता है तो निफ्टी को शॉर्ट करे विद स्टॉप लॉस ऑफ 8545 और टारगेट होगा 8415 का। ओके, सो 8480 के नीचे बिकवाली की सलाह दे रहे हैं, लेकिन अभी 8512 पर बना हुआ है यानी और इंतजार करने की जरूरत है। बैंक निफ्टी, विवेक इसको देखकर बताइए, इसके टेक्निकल चार्ट्स में आप क्या रीड कर रहे हैं अभी? बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली स्ट्रांग है। मुझे लगता है बैंक निफ्टी में बाई ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। अगर 19,320 से लेकर 19,330 की रेंज में मिलता है इंट्राडे में तो बाई करना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 19,225 और टारगेट होगा 19,480 का। ओके, सो खरीदारी की सलाह यहाँ पर बैंक निफ्टी में। और अमेरिका में चुनाव हो रहे हैं, राष्ट्रपति को लेकर फैसले की घड़ी बेहद करीब आ गई है। कल सुबह तक अमेरिका के नए राष्ट्रपति का नाम पूरी दुनिया के सामने होगा। राष्ट्रपति कोई भी बने, लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर आईटी और फार्मा सेक्टर पर पड़ने वाला है। तो यूएस में हो रहे राष्ट्रपति चुनाव का नतीजा इन दोनों सेक्टर पर क्या असर डाल सकता है, बताने के लिए हमारे रिसर्च हेड आशीष वर्मा जुड़ चुके हैं। आशीष, सारा एक्शन अमेरिका में है, लेकिन यहाँ पर बताइए कि आईटी सेक्टर को लेकर के अभी क्या उनके मन में आशंकाएं बनी हुई हैं? देखिए, आईटी की जब भी बात हुई है इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की रेस में, दो बड़े मुद्दे सामने आए हैं। एक तो आउटसोर्सिंग को लेकर, दूसरा इमिग्रेशन को लेकर। और दोनों ही कैंडिडेट, चाहे वो हिलेरी हो या ट्रंप साहब हो, इन दोनों ने खासतौर पर इमिग्रेशन को लेकर मीडियम टर्म में कुछ बड़े रिफॉर्म्स करने की बात करी है। H1B वीजा सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं इंडियन आईटी कंपनीज के लिए, और उसमें मोटा मोटी शायद वो वीजा कॉस्ट बढ़ा दी जाए, नंबर ऑफ वीजा जो इशू करे जाते हैं उसे कम कर दिया जाए, तो उसका इंपैक्ट इंडियन आईटी कंपनीज को झेलना पड़ेगा। आसान शब्दों में इंडियन आईटी कंपनीज के प्रॉफिटेबिलिटी पे एक हिट पड़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन फिर भी बाजार मानता है कि हिलेरी क्लिंटन आईटी स्पेस के लिए न्यूट्रल होंगी, जबकि डोनाल्ड ट्रंप साहब अगर आए तो एक बड़ा सेंटिमेंट निगेटिव होगा। वो इसीलिए क्योंकि ट्रंप साहब को ज्यादा प्रोटेक्शनिस्ट माना जा रहा है। खासतौर पर उन्होंने बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग पर भी रोक लगाने की, उसे कर्व करने की बातें करी है। अगर ऐसा होता है तो इंडियन आईटी कंपनीज की न सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी बल्कि रेवेन्यूज पे भी इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। हालांकि ध्यान रखें, हर इलेक्शन ईयर में इस तरह की बातें की जाती हैं। इलेक्शन रिलेटेड रेटोरिक जिसे हम कहते हैं, इसको इंप्लीमेंट करना, क्योंकि ये अमेरिकन कॉर्पोरेशंस के लिए भी आउटसोर्सिंग एक बड़ा प्रॉफिटेबिलिटी का ट्रिगर होता है, तो इसे इंप्लीमेंट करना शायद मुश्किल होगा। लेकिन हाँ, सेंटिमेंट निगेटिव और दिक्कत की बात कि इंडियन आईटी कंपनीज का बहुत तगड़ा एक्सपोजर है अमेरिका पे। कुल आय का 50 से 65-70% तक की रेवेन्यूज होते हैं इंडियन आईटी कंपनीज के, अमेरिका से आते हैं। और खास तौर पर दो कंपनीज, टीसीएस और एचसीएल टेक, डोनाल्ड ट्रंप साहब की स्पीचेस में, डिबेट्स में ये दोनों कंपनीज का नाम सरफेस हुआ है, तो वो और बड़ा सेंटिमेंट नेगेटिव होता है उन दोनों काउंटर्स के लिए। और साथ ही में फार्मा सेक्टर की दिल की धड़कनें भी बढ़ी हुई हैं, क्या वजह आप देख रहे हैं? यहां पे भी इंटरेस्टिंग है कि दोनों ही कैंडिडेट्स, दोनों ने ड्रग प्राइस कंट्रोल की बात करी, यानी कि उनका कहना है कि दवा की कीमतें अमेरिका में काफी ज्यादा हैं और उसे कर्व करना, उसे कंट्रोल करने की जरूरत है। तो आसान शब्दों में इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो अमेरिका में ऑपरेट करती हैं उनके लिए दिक्कत की बात अगर प्राइसिंग को कंट्रोल करा जाएगा। और यहां पे भी ट्रंप साहब ज्यादा एग्रेसिव साउंड करते हैं, क्योंकि जो अमेरिका में एक बड़ा हेल्थ केयर रिफॉर्म आया था, जो आपने सुना था ओबामा साहब के अंतर्गत, वो था ओबामा केयर। ट्रंप साहब उसके बिल्कुल अगेंस्ट में है। तमाम डिबेट्स अगर आपने सुने हो तो ओबामा केयर के वो बंद करने की बात करी गई है। और ओबामा केयर हालांकि कितना पॉजिटिव इंपैक्ट हुआ अब तक फार्मास्यूटिकल कंपनीज पे उस रिफॉर्म का, ये अभी कहना मुश्किल है। लेकिन अच्छी बात ओबामा केयर की ये थी कि वो जेनरिक दवाओं को प्रमोट करने की बात करी जा रही थी, जहां पे इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज की पकड़ मजबूत है। तो एक हमारे लिए धक्का हो सकता है हमारी पूरी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए। साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप साहब यहां पे भी आउटसोर्सिंग के खिलाफ है, क्योंकि बड़े रिचली पेड जॉब्स बाहर जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी बाहर जा रही है, वो सब इस पे रोक लगाना भी चाहते हैं। हालांकि आउटसोर्सिंग पे रोक लगाना फार्मास्यूटिकल्स में कितना पॉसिबल है ये कहना मुश्किल है, लेकिन एक सेंटिमेंट नेगेटिव है। तो यहां पे भी हिलेरी क्लिंटन शायद न्यूट्रल होंगी फार्मास्यूटिकल स्पेस के लिए। ट्रंप साहब का आना यहां इस स्पेस के लिए भी एक दिक्कत की बात हो सकती है। और हमारे इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की मेजॉरिटी आय नॉर्थ अमेरिका से आती है। ऑलमोस्ट 40 से 50% के आसपास कुल रेवेन्यूज का कंट्रीब्यूशन अमेरिकन मार्केट से आता है। तो मोटा मोटी सेंटिमेंट निगेटिव या एटलीस्ट जो बयान थे दोनों ही एग्रेसिव हैं इन दोनों इंडस्ट्रीज पे कर्व लगाने के लिए। लेकिन हिलेरी आना एक रिलीफ हो सकता है, एटलीस्ट उस तरह का दबाव न देखने को मिले। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब आते हैं तो ये इंडस्ट्री, दोनों इंडस्ट्रीज के लिए, दोनों सेक्टर्स के लिए दिक्कत की बात होगी। शुक्रिया आशीष। तो अब निगाहें रहेंगी
कि क्या निकल कर आता है, कौन बनेगा अमेरिका का राष्ट्रपति, और सभी को इंतजार रहेगा इसी का। लेते एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो विवेक गुप्ता की ट्रेडिंग टिप्स होंगी आपके लिए। साथ विवेक गुप्ता बने हुए हैं। विवेक, बाजार में हम देख रहे हैं हरे निशान में जरूर है, पर स्ट्रेंथ तो नजर नहीं आ रहा, और ऐसे में आपकी ट्रेडिंग की सलाह आज कहां होगी? टाटा कम्युनिकेशन अगर डेली चार्ट देखें तो डेली चार्ट में स्ट्रेंथ है, लेकिन शॉर्ट टर्म चार्ट में बेरिश लग रहा है। इसमें मैं एक शॉर्ट कॉल लेना चाहूंगा। अगर 610 के नीचे टाटा कम्युनिकेशन जाता है तो वहां पे शॉर्ट करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 618। टारगेट होगा 602 का। दूसरा मेरा कॉल होगा इन्फोसिस का। 988 का जो लेवल है मुझे लगता है काफी क्रूशियल लेवल है। अगर इसके ऊपर जाता है तो बाई करे विद स्टॉप लॉस ऑफ 980। ऊपर में टारगेट होगा 996 का और 1005 का। वेरी इंटरेस्टिंग। आप इन्फोसिस में बाय करने की सलाह दे रहे हैं यहाँ पर विवेक, लेकिन मैं समझना चाहूंगी, आज हम देख रहे हैं आईटी में थोड़ी सी नर्वसनेस है अमेरिकी इलेक्शन को लेकर के, क्या आउटकम निकल कर आता है और उसके बाद इन कंपनियों के लिए आगे की दिशा, H1B वीजा, इन सब पर कई महत्वपूर्ण चीजें बदल सकती हैं। तो ऐसे में आप अभी इन्फोसिस में खरीदने की सलाह देंगे? देखिए, टेक्निकली हमें चार्ट्स पे जाना चाहिए, क्योंकि चार्ट्स में इन्फोसिस का चार्ट्स काफी डिस्काउंटेड लग रहा है। मुझे लगता है एक अच्छा अपसाइड का रैली आ सकता है, क्योंकि करेक्शन देखो तो 1080 से लेकर 9060 तक का करेक्शन देखा जा चुका है। तो शॉर्ट टर्म में 2 से 3% का अपसाइड करेक्शन आना कोई बड़ी बात नहीं है। तो मुझे लगता है ये रेंज मिल सकती है, इसलिए मैं लॉन्ग साइड का ट्रेड लेना चाहूंगा। ओके, तो जो चार्ट पर डिस्काउंट दिख रहा है इन्फोसिस में वो पसंद आ रहा है यहाँ पर विवेक को, और खरीद की सलाह इन्फोसिस में दे रहे हैं। लेकिन साथ ही में फार्मा सेक्टर में भी हम नर्वसनेस देख रहे हैं, और इस स्पेस में क्या आपको कोई स्टॉक है जो पसंद आ रहा है? ल्यूपिन की बात करें या फिर सन फार्मा, यूएस का अच्छा खासा यहाँ पर एक्सपोजर है, डॉक्टर रेड्डी, सभी फार्मा कंपनियों का है। ऐसे में आप इन फार्मा कंपनियों में किसी को देख रहे हैं अभी टेक्निकल चार्ट में जहां आप खरीद या बिकवाली की सलाह देंगे? सन फार्मा चार्ट्स पे काफी वीक लग रहा है। मुझे लगता है किसी भी अप रैली में सन फार्मा को शॉर्ट करना चाहिए। नीचे में सन फार्मा में 575 तक के टारगेट देखे जा सकते हैं। फिलहाल 643 के लेवल्स पे चल रहा है। अगर थोड़ा सा राइज देखने को मिलता है और 660 से लेकर 665 की रेंज मिलती है तो उस रेंज में शॉर्ट कर सकते हैं। ऊपर में 690 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट करें और 575 तक के टारगेट के लिए वेट करें। शुक्रिया विवेक जी, हमारे आपने वक्त निकाला। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद FNO बाजार में बनाइए स्ट्रैटेजी। MiteshChakkar.com के मितेश छक्कर और LKP सिक्योरिटीज के गौरव बिस्ता के साथ आगे है ट्रेडर्स हॉटलाइन। बढ़त बनाने की कोशिश में बाजार, निफ्टी 8500 के ऊपर टिका, बैंक निफ्टी में मामूली बढ़त। पूरी दुनिया की नजर आज अमेरिका के राष्ट्रपति चुनावों पर। आज रात से वोटिंग शुरू, कल सुबह आएगा फैसला। ताजा पोल में हिलरी ट्रंप से 4 पॉइंट आगे। टाटा मोटर्स पर बुलिश क्रेडिट स्वीज, रेटिंग बढ़ाकर आउट परफॉर्म की, लक्ष्य भी बढ़ाया, लेकिन मारुति को डाउनग्रेड कर न्यूट्रल रेटिंग दी, शेयर 1% नीचे। आईसीआईसीआई बैंक में करीब 2.5% की तेजी, मैनेजमेंट ने दिया भरोसा, 6 से 9 महीनों में डूबते कर्ज में करेंगे कटौती। नतीजों से पहले भेल में करीब 2.5% की तेजी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में उछाल की उम्मीद। अशोक लेलैंड और भारत फोर्ज के नतीजे भी आज। और वरुण ब्रूअरीज की खराब लिस्टिंग, 445 रुपए के इशू प्राइस के मुकाबले 430 पर हुआ स्टॉक लिस्ट। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता सावंत और हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आज सौदा लेने से पहले आप हमसे बात जरूर करें। 1800-209-7890 पर आप हमें फोन लगाएं या फिर व्हाट्सएप के जरिए हमें अपने सवाल भेज सकते हैं। 7045-220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और भारतीय बाजार का ट्रेड देखें तो कुछ बढ़त
मेंटेन करने की कोशिश में मार्केट दिखाई दे रहा है। 8,508 के ऊपर इस समय निफ्टी ट्रेड करता हुआ। साथ ही सेंसेक्स आप देखेंगे 30 अंक ऊपर है। ग्लोबल फैक्टर्स के लिहाज से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सत्र आज और कल का, जहां पर यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए वोटिंग आज देर रात शुरू होगी भारतीय समय अनुसार, और इसका फैसला कल सुबह सवेरे आएगा जरूर। उस बीच आप देखिए ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ी सी अनसर्टेनिटी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। हालांकि बीते कुछ सत्र में एक पुलबैक जरूर आया है। भारतीय बाजार कुछ सीमित दायरे में ट्रेड करता हुआ। बैंक निफ्टी कोशिश कर रहा है पॉजिटिव टेरिटरी मेंटेन करने की। फिलहाल 34 अंकों की तेजी पर इस समय ट्रेड यहां पर भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हल्की बढ़त देखने को मिल रही है भारतीय बाजारों में, लेकिन दोपहर बाद मूड बदल सकता है, इसकी पूरी तैयारी होनी चाहिए। हमारे साथ जुड़ गए हमारे जानकार मितेश ठक्कर, जो टेक्निकल पर एक राय देंगे, और एलकेपी सिक्योरिटीज के गौरव बिस्सा। आप दोनों का ही स्वागत है। गौरव, क्या ट्रेड लेंगे आज? देखिए ग्लोबल मार्केट्स की जो यहां पर रवैया होगा वही शायद भारतीय बाजार का ट्रेड डिसाइड करेगा, और पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में यही होता आया है। एक बड़ा इवेंट आज देर रात, और जिसका ऑफ कोर्स कल इम्पैक्ट जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन अब अगर किसी ने ट्रेड लेना हो, कितने कॉशियस रहे, क्या ट्रेड ले? गुड मॉर्निंग। मुझे अभी भी लगता है कि 855 काफी महत्वपूर्ण लेवल है। जब तक ये पार नहीं होता है, आपको अग्रेसिव इसमें तेजी नहीं करनी है। तो या तो आप पुट ले लीजिए 8,300 का आप ले सकते हैं इवेंट के पहले। अगर थोड़ा सेफ प्ले करना है, थोड़ी वॉलेटिलिटी हो सकती है, किसी को शॉर्ट करना है तो 8,550 के स्टॉपर से बेच सकते हैं। नीचे में आपको 8,440 या 8,420 के लेवल से एक बार देखने मिल सकते हैं। ओके, तो 8550 जब तक पार नहीं होता, वो पूरा बुलिश सेंटिमेंट नहीं बैठेगा। फिलहाल शॉर्ट की सलाह है 8440 के टारगेट के लिए। मितेश, आपको भी क्या लग रहा है इस उछाल में, और 8550 के करीब अगर मार्केट दिखाई देता है तो बिकवाली करनी चाहिए? हर्ष, मेरा एक्चुअली व्यू इवेंट में जाते हुए आई थिंक चार्ट पे थोड़ा सा नेगेटिव है, और आई थिंक ये ऑप्टिमल सेलिंग लेवल्स तो 8560 के आसपास ही हैं, और 8600 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना चाहूंगा। परंतु अगर अभी भी कोई पोजीशन लेना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से ऑप्शंस में पोजीशन ले सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा कि 8500 का पुट बाय करें और 8300 के 2 पुट्स आप सेल करें। इसमें थोड़ा सा प्रीमियम ऑफर जरूर होगा, परंतु आपको अगर ये ऊपर जाता है तो आपके लॉसेज मिनिमम रहेंगे करीबन 25-30 पॉइंट्स के बीच में, और अगर मार्केट नीचे जाता है तो ये स्ट्रैटेजी आपको प्रॉफिट देगी 8475 के आसपास से लेकर करीबन 8125 के तक के लेवल तक। तो और नवंबर छोटा महीना है एक्सपायरी का, तो मेरे ख्याल से स्ट्रैटेजी काफी बढ़िया रहेगी अगर आप एक बेरिश व्यू के साथ पोजीशन लेना चाहते हैं तो। ओके, तो ये फिलहाल रणनीति निफ्टी पर आती हुई। अब सवाल जवाब शुरू करते हैं, जहां पर स्टॉक्स पर बात होगी। महेश सबनानी अहमदाबाद से लाइन पर है, पूछे महेश। टेडी 2 लोड बाय किए 398 पे। ये फ्यूचर में पोजीशन है, राइट? फ्यूचर नवंबर फ्यूचर्स कैडला हेल्थ केयर 398 पर। मितेश, क्या सलाह है? देखिए कैडला में आई थिंक स्टॉप लॉस 385 होना चाहिए था, निकल चुका है। आई थिंक एक बार पोजीशन से निकल जाए, और डेफिनेटली इवेंट में जाते हुए रिस्क के कल ऊपर भी खुल सकता है गैप से, तो शायद बेटर एग्जिट मिले। परंतु फिलहाल के चार्ट स्ट्रक्चर देखिए, मुझे लगता है कि स्टॉक ने 385 से 86 को ब्रेक करके अपना अप ट्रेंड को वायलेट कर दिया है, तो मेरे ख्याल से एग्जिट बेस्ट रहेगा यहाँ पर। एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा टाइम देने का कोई फायदा नहीं है। स्टॉक अब थोड़ा बहुत फिसल रहा है। संदीप गोयल हमारे साथ लाइन पर है, पूछे गोयल साहब। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, बताइए। एक लॉट है आईसीआई का। कब पोजीशन लिया आपने? ये अभी 5-7 दिन पहले ली थी मैंने, जो आया था ये। ठीक है, 280 राइट? 280 पर पोजीशन है संदीप? हाँ जी हाँ। चलिए, यहाँ पर फिलहाल तो कुछ हाथ में मुनाफा है। नंबर्स के बाद हमने देखा है, क्योंकि मैनेजमेंट कह रहा है कि थोड़ा सा आउटलुक पॉजिटिव रहेगा, वो जल्द से जल्द अपने बैड लोन्स को चुकता करेंगे या फिर उनको संभालते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद एक पुलबैक आया जरूर है, और कुछ बुलिश हो गए हैं ब्रोकरेजेस। आपकी सलाह क्या होगी गौरव आईसीआईसीआई बैंक पर? अगर मुनाफे में है तो इनको एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको प्रेशर देखने मिल सकता है। 290 काफी महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस है एकदम इमीडिएट लेवल्स पे, तो वो लिहाज से मैं कहूँगा एक बार का अगर प्रॉफिट आ रहा है बुक कर लीजिए। ऊपर में अगर वापस आता है 290 पे क्रॉस कर रहा है तो बाय कीजिए वापस। किसी को अगर बाय करना तो बाय कर सकते हैं। यहाँ पे फिलहाल एक बार का एग्जिट कर लीजिए। ओके, तो मुनाफा वसूल ले कि आपके हाथ 4 रुपए का मुनाफा है, उसको घर ले जाएं। निश्चित लेवल्स पर दोबारा एंट्री करने की यहाँ पर पॉसिबिलिटी जरूर बन रही है। आलोक सिंह सतना से लाइन पर है, पूछे आलोक। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर, बताइए। मेरे पास में LIC हाउसिंग फाइनेंस का
560 का एक लॉट है एट द प्राइस ऑफ 14 रुपीज। ठीक है। और दूसरा मैम मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि क्योंकि जैसा आप लोग दिखाते हैं डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कितना उसका मतलब प्रेशर है इंडियन मार्केट में और ओवरसीज, और मेरे ऊपर तो कुछ ज्यादा ही प्रेशर है मैडम, आपका चैनल देखिए, क्योंकि मैं कुछ बाय नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे भी खौफ रहता है कि कभी कुछ ऐसा ना हो कि मैं बाय करूँ और वो सब चला जाए। तो मैं आपके जो भी बैठे हुए हैं पसंद एडवाइजर हमें देने के लिए रहा है, मैं उनसे जानना चाहूँ कि अगर मुझे अभी ऑप्शंस में कोई ऑप्शन बाय करना है तो आप मुझे प्लीज कुछ सजेस्ट करेंगे जो मैं अभी बाय करके चलूँ और वो मुझे जो भी एक रिजल्ट आने वाला है उसके बाद मुनाफा दे के जाए। ठीक है, ऑप्शन स्ट्रैटेजी पहले आप समझना चाह रहे हैं और साथ ही LIC हाउसिंग फाइनेंस। LIC हाउसिंग फाइनेंस में क्योंकि आपकी पोजीशन अभी खड़ी है आलोक, उस पर पहले बात कर लेते हैं। गौरव बताइए, इन्होंने 560 का कॉल लिया है 14 रुपए पर। LIC हाउसिंग फाइनेंस 543 पर कैश मार्केट में ट्रेड कर रहा है, थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी जरूर है, क्या सलाह होगी? सपोर्ट्स के आसपास ऐसे आप वो एक पॉजिटिव कह सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर किसी को बाय करना भी है LIC हाउसिंग या फिर ऑप्शंस वगैरह तो 550 के बाद क्रॉस कर ले तभी उसके अंदर बाय कीजिए। यहाँ पे उसके शॉर्ट के लेवल्स चालू हैं, यहाँ पे अभी भी आपको शॉर्ट्स देखने मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है या तो 540 आप कैश में स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 542 43 चल रहा है तो आप 2-3 रुपये का नीचे स्पॉट में स्टॉप लॉस लगा लीजिए, और या फिर अगर आप पूछे तो एक बार यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हैं। ऊपर अगर जाता है वापस थोड़ा स्टॉक तो ऊपरी लेवल से बाय कीजिए जहाँ पे मोमेंटम होगा। ऑप्शन इज मोमेंटम प्ले, तो एंटिसिपेट करना थोड़ा रिस्की हो सकता है। इस बीच बाजार पर नजर डाल लीजिए, जैसे मैं आपको बता ही रही थी कि मार्केट में वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी क्योंकि एक बहुत बड़े इवेंट में जा रहे हैं और 84, 89 के लेवल्स आ चुके हैं, यानी कि गिरावट आ रही है। निफ्टी में अब 7 पॉइंट गवा चुका है। मिड कैप इंडेक्स पर एक बार फिर दबाव है, 60 पॉइंट ये फिसला है। बैंक निफ्टी 15 पॉइंट नीचे और 20 अंकों की गिरावट पर सेंसेक्स कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार यूरोपीय फ्यूचर्स और डाउ फ्यूचर्स पर नजर डाल लेते हैं, क्या स्थिति देखने को मिल रही है। डाउ फ्यूचर्स में तो 18 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन यूरोपीय फ्यूचर्स क्या फिलहाल इशारा कर रहे हैं? इनफैक्ट फ्रांस के बाजार में तो 2% की बढ़त पर कारोबार रहेगा, ये संकेत मिल रहा है और तेजी के संकेत यूरोप में मिलते हुए, लेकिन बहुत ही मुश्किल ट्रेड साफ तौर से रहेगा। इनफैक्ट इसी पर आलोक ने अगला सवाल पूछा था कि इतने बड़े इवेंट के पीछे के साथ क्या एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी काम करेगी जो इस समय खड़ी की जा सकती है ताकि आज का ट्रेड फिर कल भी फायदा दिलाए इनको? गौरव, इस पर कोई आपके आइडियाज हैं, चाहे निफ्टी पर या फिर किसी स्टॉक में? निफ्टी में अगर चाहिए तो जैसे मैंने आपसे कहा 8300 का पुट ऑप्शन या 8400 का पुट ऑप्शन आप बाय कर सकते हैं। थोड़ा सेफ ट्रेड होगा वो बाय करना, तो वो आप या तो बाय कर सकते हैं। और अगर ऑप्शंस में चाहिए तो मुझे लगता है यस बैंक एक अच्छा ब्रेकडाउन दे रहा है, तो 1180 या 1160 का पुट ऑप्शन आप वो बाय कर सकते हैं, थोड़ा सेफ प्ले होगा। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए अपॉर्चुनिटीज है यस बैंक, और साथ ही साथ निफ्टी के लिए 8300 या फिर 8400 का अगर आप पुट ऑप्शन लेकर चलेंगे तो बेस्ट रहेगा इस समय। अगला सवाल ले लेते हैं। अब संजीव हमारे साथ लाइन पर है जोधपुर से, पूछिए संजीव। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। मैम मेरे पास इंडिया सीमेंट के नवंबर सीरीज के फ्यूचर 4 लॉट है, 155 की बाय है, 155 की खरीद, ठीक है। मितेश, क्या सलाह होगी इंडिया सीमेंट्स? मितेश की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। गौरव, अगर इस पर आप राय दे सके, 155 पर इन्होंने 4 लॉट लिए हैं नवंबर फ्यूचर्स के इंडिया सीमेंट में। देखिए इंडिया सीमेंट मेरे हिसाब से अभी ट्रेंड उसका बहुत वीक है। 160 के ऊपर रहेगा तो ही आप उसको बाय कीजिए। यहाँ पे अगर उन्होंने बाय किया है तो अगर स्टॉप लॉस की बात की जाए तो मुझे लगता है आप 148, 148 हाफ का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। उसका इमीडिएट सपोर्ट से वहां से 2 या 3 बार से उछाल देखने मिली है, लेकिन मैं यही कहूंगा कि थोड़ा इसमें कोशिश रहिए। इसमें अगर किसी को बाय करना है तो 160 के ऊपर बाय कीजिए। योगेश भारती लाइन पर है सिरसा से, पूछे योगेश। मैम मेरे पास एक ओरिएंटल बैंक है नवंबर सीरीज का 131 रुपए पर। ठीक है, और क्या इरादा है सर? देखिए क्योंकि आप लगभग 15 रुपए प्रति शेयर गवा रहे हैं। मैं पूरी सीरीज देखने में इंटरेस्टेड हूँ, देखिए क्या पोजीशन है। क्या सलाह होगी मितेश? ओरिएंटल बैंक 131 की खरीद है और सीरीज के अंत तक इंतजार कर सकते हैं। देखिए आई थिंक स्टॉक मुझे लगता है कि एक थोड़ा सा करेक्टिव पैटर्न में आ गया है।
तो पुल बैक में आप निकलने का ध्यान रखें। पहले तो आप स्टॉप लॉस ले लें 111 के नीचे का, और अगर पुल बैक में आपको 120 से 122 के बीच में मिलता है तो निकल जाए। आई थिंक अगर कल इवेंट कुछ पॉजिटिव आता है और अगर मार्केट थोड़ा एक्साइटमेंट में खुलता है तो आई थिंक अच्छा एग्जिट रहेगा। मुझे लगता नहीं है कि स्टॉक में फिलहाल के लिए ऊपर की तरफ चांसेस ज्यादा हैं, इनफैक्ट करेक्शन के चांसेस ज्यादा है अगर 111 तोड़ता है तो 120-22 आई थिंक अच्छा रेंज रहेगा अगर आपको मिल जाता है तो एग्जिट करने के लिए, अदरवाइज 111 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के एग्जिट लें। चलिए, एग्जिट करने की सलाह ये फिलहाल आपके लिए आती हुई दिखाई दे रही है। 120, 122 के लेवल्स अगर आते हैं तो यहाँ पर क्लियरली एक एग्जिट स्ट्रैटेजी आपके लिए काम करेगी। हम लेंगे इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आगे गोदरेज कंज्यूमर के नंबर्स अच्छे रहे हैं, यहाँ से आगे का आउटलुक क्या है इस पर मैनेजमेंट से बात होगी और साथ ही आपको बताएंगे आज की ट्रेडिंग पिक्स थी। फोकस करता है गोदरेज कंज्यूमर पर, जिसके नतीजे इस तिमाही में काफी शानदार रहे हैं। मुनाफे में 40% की ग्रोथ देखने को मिली है और साथ ही साथ वॉल्यूम करीब 9% बढ़ा है इस तिमाही में। हालांकि आय में हम देख रहे हैं कि करीब 11% का ही इजाफा बनता हुआ दिखाई दिया। अब क्या हाइलाइट्स रहे हैं और यहाँ से आगे की स्थिति कैसी रहेगी, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ विवेक गंभीर जुड़ रहे हैं, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है गोदरेज कंज्यूमर के। गंभीर साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। एक स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहा है मुनाफे के फ्रंट पर, लेकिन मैं ब्रेकअप देख रही थी हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड्स में, जहां पर वृद्धि देखने को मिली है। सोप सेगमेंट में एक डिक्लाइन है 10% का और हेयर केयर सेगमेंट भी थोड़ा सा सपाट है। सोप सेगमेंट में इस क्वार्टर क्यों पिकअप नहीं रहा है, क्या इसका खुलासा कर पाएंगे? पूरे कैटेगरी अगर देखें सोप में, तो पूरी कैटेगरी में नेगेटिव ग्रोथ रही है। तो सारी इंडस्ट्री में सोप में थोड़े चैलेंजेस आए हैं। इसकी वजह यह है कि जैसे पाम ऑयल प्राइसेस बढ़ी हैं तो काफ़ी कंज्यूमर ऑफर्स विड्रॉ हुई हैं मार्केट से। तो जब भी आप कंज्यूमर ऑफर्स विड्रॉ करते हैं तो ट्रेड और डिस्ट्रीब्यूटर्स में थोड़ा डीस्टॉकिंग होता है। और एक और ये बात ये भी रही है कि लास्ट 3-4 क्वार्टर में बहुत एग्रेसिव प्रमोशंस हुई हैं, तो कंज्यूमर होम्स में अभी काफ़ी एक्सेस सोप है। तो 1-2 महीने लगेंगे, जब ये सब सारा सोप यूज हो जाएगा तो ये सोप ग्रोथ वापस आ जाएगी। Q3 में भी थोड़े चैलेंजेस रहेंगे, थोड़ी इंप्रूवमेंट होएगी, पर Q4 तक ये सिचुएशन नॉर्मल हो जानी चाहिए। ठीक है, गुड टू हियर दैट सर। लेकिन मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, जो आपके रेवेन्यू ग्रोथ है और उसके सामने अगर आप वॉल्यूम्स देखें, ये तालमेल बैठ नहीं रहा है। यहाँ से आगे का आउटलुक क्या रहेगा? हमारी मेन फोकस रहेगी वॉल्यूम ग्रोथ में। और अगर आप देखें हमारी परफॉर्मेंस लास्ट 6 क्वार्टर में, इन 6 क्वार्टर में 5 क्वार्टर में वॉल्यूम ग्रोथ 9% या अधिक थी। तो मेन फोकस रहेगा वॉल्यूम ग्रोथ पे। पर जैसे अगर इनपुट प्राइसेस बढ़ेंगी तो थोड़ी सी प्राइसलेट ग्रोथ भी मार्केट में आ जानी चाहिए, पर हमारी मेन फोकस वॉल्यूम ग्रोथ में रहेगी। वेरी क्विकली इंटरनेशनल बिजनेस पर भी एक नजरिया लेना चाहूंगी, क्योंकि आपके नंबर्स में साफ दिखाई दे रहा है कि यूरोप में सेल्स में डिक्लाइन है और करीब 2% का, लैटिन अमेरिकन मार्केट में भी 12% की गिरावट है। कोई खास वजह, और क्या अगले क्वार्टर या फिर Q4 तक आप किसी तरह का पिकअप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंटरनेशनल बिजनेस में? इंटरनेशनल बिजनेस में अफ्रीका की परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रांग रही है, 18% ग्रोथ कांस्टेंट करेंसी बेसिस पे। अगर लैटिन अमेरिका में भी देखिए आप, तो करीब 20% ग्रोथ थी कांस्टेंट करेंसी बेसिस में। थोड़ी चैलेंजेस आई थी इंडोनेशिया बिजनेस में, क्योंकि वहां पे काफी खराब सीजन था इंसेक्टिसाइड्स के लिए। तो इंडोनेशिया की परफॉर्मेंस बेटर होनी चाहिए सेकेंड हाफ में। चैलेंजेस यूके में रहेंगे, क्योंकि वहां कंडीशंस मैक्रो इकोनॉमिकली काफी टफ हैं। तो यूके में ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं आएगी, पर इंडोनेशिया की परफॉर्मेंस बेहतर होनी चाहिए, अफ्रीका में भी बेटर होनी चाहिए, और लैटिन अमेरिका भी परफॉर्मेंस थोड़ी इंप्रूव करेगी सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में। जीएसटी की जो दरें तय की गई हैं गंभीर साहब, 5, 12, 18 और 28%, सोप्स को लेकर CLSA जैसे ब्रोकरेजेस कुछ बुलिश है कि आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। अगर एक स्टैंडर्ड रेट लेकर चले कि शायद वो 18% ही रहेगी सोप्स के लिए, जो इनफैक्ट मेरे ख्याल में वित्त मंत्री ने उस पर हामी भरी है, क्या इम्पैक्ट रहेगा? आर यू सेटिस्फाइड विद दिस पर्टिकुलर रेट?
आई थिंक लॉट विल डिपेंड कि एग्जैक्टली रेट्स कौन सा आइटम पे क्या आते हैं। इंसेक्टिसाइड पे क्या रेट होता है, हेयर कलर पे क्या रेट होता है, सोप पे क्या रेट होता है, क्योंकि हमारी सबसे लार्जेस्ट बिजनेस इंसेक्टिसाइड्स है। क्योंकि इंसेक्टिसाइड्स का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया को से बचाने के लिए कंज्यूमर्स को। हमारी उम्मीद यही रहेगी कि इंसेक्टिसाइड का रेट थोड़ा लोअर साइड पे होए, पर अगर इफेक्टिव रेट एफएमसीजी इंडस्ट्री के लिए 18% होता है अक्रॉस ऑल द आइटम्स, वो आई थिंक कंजम्पशन के लिए पॉजिटिव होएगा। शुक्रिया हमारे लिए समय निकालकर अपनी राय देने के लिए। अपने नंबर्स पर ऑफकोर्स इस बड़े मुद्दे जीएसटी पर भी विवेक गंभीर एमडी जीसीपीएल के कॉर्पोरेट कंज्यूमर के सोप्स में कुछ दबाव देखने को मिल सकता है आने वाले 1-2 तिमाहियों के लिए। स्टॉक एकदम सपाट कारोबार करता हुआ। हम इसी के साथ हमारे जानकारों की तरफ एक बार फिर रुख करते हैं और जानते हैं इस समय अगर आपने ट्रेड लेना है किन काउंटर्स पर दाव लगाया जाए। नितेश बताइए क्या है आपकी पिक? मेरे पास 2 बाय कॉल्स हैं इंडिविजुअल स्टॉक्स जो अच्छे लग रहे हैं। उसमें BHEL आई थिंक मुझे लगता है कि एक आज नतीजों के बाद अच्छा गैप से ब्रेकआउट दे रहा है, तो यहाँ पर बाय करें 139 के स्टॉक के साथ। 150 150 के टारगेट्स देखें और बजाज ऑटो में अच्छे बाय सिग्नल्स हैं, तो अराउंड 2865 2870 में बाय करें। 2834 का स्टॉप लॉस लगाएं और 2925 2930 का पहला टारगेट होगा। ओके, तो ये 2 अपॉर्चुनिटीज तेजी की। गौरव आपकी क्या सलाह है, स्टॉक्स में क्या ट्रेड? देखिए स्टॉक्स में आप नेगेटिव में L&T फ्यूचर्स बेच सकते हैं, एक अच्छा ब्रेकडाउन है, कंसिस्टेंट शॉर्ट पोजीशंस बनी है। 1350 का टारगेट, 1405 का इसमें स्टॉप लॉस होगा। यस बैंक एक वीक लग रहा है, इसमें भी कंसिस्टेंट शॉर्ट पोजीशंस बनी है, सपोर्ट लेवल्स के नीचे ट्रेड कर रहा है। 1170 का लक्ष्य होगा, 1215 का स्टॉप लॉस होगा। और हेक्सावेयर अच्छा लग रहा है, आप 203 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। अगर ये लेवल सस्टेन हो गए तो आपको कल तक 215 220 एक बार देखने मिल सकते हैं। और ऑप्शंस में ऑप्शंस में मैं मारुति के 5600 पुट ऑप्शन की सलाह दूंगा। ऊपर से लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है और काफी एग्रेसिवली हो रही है, उसका प्राइस एक्शन में काफी जाहिर तौर पर दिख रहा है। तो 5600 का पुट लीजिए, 60 रुपीज का स्टॉप लॉस होगा, 125 रुपये का इसमें लक्ष्य होगा। शुक्रिया आप दोनों का हमारे लिए समय निकालकर अपनी राय देने के लिए इन सभी स्टॉक्स पर। लेंगे एक छोटा ब्रेक, आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। और अब फटाफट ICL का अपडेट आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। बंसीधर पांडुरंग जरे है करीब 116% के रिटर्न्स कमाकर नंबर 1 खिलाड़ी ट्रेडर्स लीग में। कमोडिटी लीग के रिटर्न्स भी आपकी स्क्रीन पर आते हुए, जहां पर सचिन कुमार ने 70% की कमाई की है। वहीं महिलाओं की लीग भी देख लेते हैं। यहां पर आगे है शालिनी राज, 102% के रिटर्न्स इन्होंने अपने नाम किए हैं। और स्टूडेंट्स लीग में भी देखेंगे। ओके, स्टूडेंट्स लीग का अपडेट हमारे हाथ नहीं है फिलहाल, लेकिन ये अब तक के आउट परफॉर्मर्स हैं ITL के। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज पर। ब्रेक के बाद आपके शेयरों पर फटाफट सलाह प्रकाश गाबा के साथ। बनाने की कोशिश में बाजार निफ्टी 8500 के ऊपर टिका। बैंक निफ्टी में मामूली बढ़त। पूरी दुनिया की नजर आज अमेरिका के राष्ट्रपति चुनावों पर। आज रात से वोटिंग, कल सुबह आएगा फैसला। ताजा पोल में हिलरी ट्रंप से 4 पॉइंट आगे।
टाटा मोटर्स पर बुलिश क्रेडिट हुई, रेटिंग बढ़ाकर आउट परफॉर्म की, लक्ष्य भी बढ़ाया, लेकिन मारुति को डाउनग्रेड कर न्यूट्रल रेटिंग की, शेयर 1% नीचे। आईसीआईसीआई बैंक में करीब 2.5% की तेजी, मैनेजमेंट ने दिया भरोसा, 6 से 9 महीने में डूबते कर्ज में करेंगे कटौती। नतीजों से पहले भेल में करीब 2.5% की तेजी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में उछाल की उम्मीद, अशोक लेलैंड और भारत फोर्ज के नतीजे भी आज। और वरुण बेवरेजेस की खराब लिस्टिंग, 445 रुपए के इशू प्राइस के मुकाबले 430 रुपए पर लिस्टिंग। और सेंसेक्स और निफ्टी दोनों हरे निशान में जरूर हैं, लेकिन कोई खास स्ट्रेंथ अभी नजर नहीं आ रहा है। सेंसेक्स में फिलहाल 14 अंकों की बढ़त पर कारोबार हो रहा है, वहीं निफ्टी में फ्लैट सा कारोबार है, 5 अंकों की बढ़त यहां पर है। मिड कैप और बैंक निफ्टी अब लाल निशान में स्लिप कर चुके हैं, लेकिन अभी एडवांस डिक्लाइन रेशियो पर अगर नजर डालें तो ब्रॉडर मार्केट में ये डिक्लाइंस की तरफ है। ज्यादा शेयर हैं जो गिरावट की ओर है, 816 शेयर हैं जो गिर रहे हैं, 741 शेयर हैं जो बढ़ रहे हैं। वैसे पूरी दुनिया की नजरें अमेरिका पर हैं, क्योंकि कल सुबह तक अमेरिका के नए राष्ट्रपति का नाम पूरी दुनिया के सामने होगा। दुनिया भर के बाजार भी वेट एंड वॉच के मूड में हैं, लेकिन हम आपको बताते हैं कि पिछले कुछ सालों में अमेरिका में जो भी चुनाव हुआ उसका हमारे घरेलू बाजार पर कितना असर पड़ा है। रिसर्च एनालिस्ट वरुण दुबे बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च के साथ जुड़ चुके हैं। वरुण, बताइए क्या कह रहा है आपका रिसर्च, किस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं? डेफिनेटली प्रियंका, काफी इंटरेस्टिंग ये है पूरी रिसर्च, क्योंकि हमने देखा है कि जब भी इलेक्शन का रिजल्ट आता है यूएस का, तब हमारे मार्केट दरअसल चल रहे होते हैं और इसका एक शार्प रिएक्शन दरअसल भारतीय बाजार में देखने मिलता है। हमने देखा है कि ज्यादातर जो यूएस के इलेक्शन के रिजल्ट है उस पर भारतीय बाजार काफी रिएक्ट करते हैं, और इसके 2 बड़े कारण है। एक तो वहां की पॉलिसी इंडिया को इंपैक्ट करती है, और दूसरा क्योंकि एफआईआर का भारतीय बाजार में काफी पैसा लगा हुआ है और वो दरअसल इस इलेक्शन को काफी क्लोजली वॉच करते हैं, क्योंकि उनकी आगे की स्ट्रैटेजीज काफी हद तक इन इलेक्शन पे भी डिपेंड होती है। और इसके लिए हमने देखा है कि भारतीय बाजार में ऐसा रिएक्शन देखने मिलता है। अगर आप 1992 से 2012 तक देखें तो लगातार यूएस के जो इलेक्शन है रिजल्ट है उसके बाद भारतीय बाजार ने अच्छा खासा रिएक्शन दिया है। आप काफी हद तक अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं जो आंकड़े आ रहे हैं। सन 2000 में अगर आप देखें तो इलेक्शन के रिजल्ट के दिन पे 1.86% के पॉजिटिव रिटर्न भारतीय बाजार ने डिलीवर किए। 2004 में भी 1.5% की उछाल दिखाए थे भारतीय बाजार ने। सन 2008 में अगर आप देखें तो करीब 5% के आसपास की गिरावट हुई थी दरअसल भारतीय बाजार में। और सिर्फ यही नहीं, एक बार जब रिजल्ट का रिएक्शन आता है यहाँ पे भारतीय बाजार में, वो तो दरअसल वो एक ट्रेंड सेट करता है आने वाले महीने के लिए भी। ये मैं इसके लिए कह रहा हूं क्योंकि 2000 में 1.86% के पॉजिटिव रिटर्न के बाद पूरे महीने में 4.3% के पॉजिटिव रिटर्न दरअसल भारतीय बाजार ने दिए। और 2008 में अगर आप देखें तो 5% की जहाँ गिरावट हुई थी रिएक्शन डे पे, और पूरे महीने में करीब 13% के आसपास की गिरावट हुई है। तो सिर्फ रिजल्ट जो दिन होता है उसी दिन पे भारतीय बाजार रिएक्ट नहीं करते, लेकिन इसका एक हैंगओवर जो है पूरे महीने चलता है। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं कि जब भी यूएस में दरअसल तख्ता पलट होती है तब हमने देखा है कि भारतीय बाजार और यूएस के बाजार में एक अच्छा खासा रिएक्शन देखने मिलता है। सन 2000 में अगर आप देखें तो डेमोक्रेट के हाथ से सत्ता जो है वो निकल के रिपब्लिकन्स के हाथ में आई थी और हमने देखा करीब 2% के पॉजिटिव रिटर्न। 2008 में अगर आप देखें तो रिपब्लिकन के हाथ से निकल के फिर एक बार सत्ता जो है वो डेमोक्रेट्स के हाथ में आ गई थी और बराक ओबामा दरअसल पहले अफ्रीकन अमेरिकन इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे वहां के, और उस बार अगर आप देखें तो नेगेटिव 5% के रिटर्न यहां देखने मिले। और अगर आप ऐसे भी देखें तो हर 2 टर्म के बाद वहां तख्ता पलट होती रहती है। तो उस एनालिसिस को भी अगर आप देखें तो इस बार हो सकता है कि ट्रंप सरकार आए, और अगर ऐसा होता है तो एक बड़े रिएक्शन के लिए आपको पूरी तरह से तैयार रहना होगा। सिर्फ कल ही नहीं बल्कि अगले 1 महीने तक हो सकता है इस बार भी ट्रेंड सेट हो जाए। शुक्रिया वरुण। तो जाहिर तौर पर नजर रहनी चाहिए कि आखिर कौन बनता है अमेरिका का राष्ट्रपति, और अभी तक जो ट्रेंड वरुण लेकर आए सामने से तो वही यही लग रहा है कि क्या इस बार रिपब्लिकन की बारी है, लेकिन ये फैसला अमेरिका के हाथों में है। तो ये हाल है बाजार का और सभी की नजरें वहां पर जुड़ी हुई हैं। लेकिन मेरे साथ जुड़ चुके हैं हमारे एक्सपर्ट प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा। गुड मॉर्निंग प्रकाश जी, बताइए आप निफ्टी में क्या करेंगे? वेट एंड वॉच करेंगे क्योंकि सारे ही दुनिया भर के बाजार जो है अभी फिलहाल वेट कर रहे हैं यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के आउटकम का। गुड मॉर्निंग प्रियंका, मेरा बायस डाउन है, वीकनेस है,
क्योंकि जो अपर रीजन में जो पैटर्न बना है वो 8,550 एक अहम लेवल था, वो ब्रेक हो चुका। इसका अब जो लॉजिकल टारगेट होगा 8,100 होगा। हाँ, इसमें एक्सपेंशन मिल सकते हैं, कल भी मिले, आज भी मिला है, लेकिन ये एक्सपेंशन जो है शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज रहेगी, कह सकते हैं रिलीफ रैलीज। मुझे लगता है अब तक डाउन है, लोअर लेवल्स 8,100 देख सकते हैं। अगर 8,100 भी ब्रेक हो जाता है तो कह सकते हैं शायद 7,950 भी देखने को मिले। तो मुझे तो थोड़ा बायस डाउन लगता है। जब तक कि 8,800 नहीं क्रॉस करता तब तक मान के चलूंगा आई थिंक इज डाउन। तो गिरावट अभी बाकी लग रही है प्रकाश जी को, लेकिन अब तैयार हो जाइए स्टॉक्स फटाफट के लिए। अगले 6 मिनट तक आपके आज तमाम सवालों का फटाफट जवाब देंगे प्रकाश गाबा। जयपुर से रोमित शर्मा हैवेल्स के 50 शेयर ये होल्ड करते हैं। 391 रुपए की खरीद है इनकी, ₹1.45 पर शेयर लॉस हो रहा है इन्हें। बेसिक स्ट्रक्चर हैवेल्स का तो पॉजिटिव है, इसमें और भी डिप्स मिल सकते हैं, थोड़ी और गिरावट देख सकते हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म के लिए होल्ड है। अगर इनको टाइट स्टॉप लगाना है तो टाइट स्टॉप लगा सकते हैं 380 का और होल्ड कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इसमें कॉन्ट्रैक्शन है, होल्ड करना चाहिए। आनंद से किरित का सवाल, जंडू रियलिटी 1000 शेयर 1430 की खरीद। मेरे ख्याल से इसमें बेस बन रहा है, हो सकता है बेस बनते बनते वक्त लगे, लेकिन मेरे ख्याल से इसको होल्ड करना चाहिए। स्टॉप होना चाहिए 1200 का, और अपर रीजन में जो टारगेट है करीब 2000 के बन सकते हैं। साइडवेज भी चल सकता है, लेकिन एक बेस बन रहा है और बनते बनते फिर रिपीट करूंगा कि वक्त लग सकता है। सूरत से अनिल का सवाल, विको ऑटो के 1000 शेयर 67.50 रुपए की खरीद। होल्ड करना चाहिए, मेरे ख्याल से 65 का एक स्टॉप है करीब, फिर 63 का यहाँ पर ये स्टॉप लगाकर होल्ड करना चाहिए। टारगेट अंदर आपसे कुछ 80-85 भी बन सकते हैं, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है अब भी पॉजिटिव है, शॉर्ट टर्म में वीकनेस है। रामपुर वाला अहमदाबाद से पूछ रहे हैं, श्रेय इंफ्रा में क्या करें? 1000 शेयर होल्ड करते हैं, 79 के प्राइस पॉइंट पे खरीदा था, फिलहाल ₹4.05 का प्रॉफिट पर शेयर इन्हें मिल रहा है। एक तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव है इसलिए होल्ड, स्टॉप लगाना तो लगा सकते हैं 70 का, और कंटिन्यू होल्डिंग है, 100 के करीब जाने की पूरी कोशिश कर सकता है, होल्ड। पटियाला से कुलदीप, बीएनबी 100 शेयर 210 रुपए की खरीद है। मेरे ख्याल से ये स्टॉक होल्ड करना चाहिए, इनकी खरीद भी बहुत महंगी है। स्टॉप लगाना तो 122 का लगाइए, मुझे लगता है इसका टारगेट कुछ 180 से 200 भी जा सकता है, लेकिन उसे वक्त लगेगा, इनकी कॉस्ट हाई है, होल्ड कीजिए। कोलकाता से रक्तन, कोल इंडिया 50 शेयर 436 रुपए में खरीदारी की है। मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए, यहाँ पर भी इनकी कॉस्ट हाई है। स्टॉप लगाना तो स्टॉप टाइट स्टॉप है 307 का, मेरे ख्याल से और डीपर स्टॉप होना चाहिए। टारगेट कुछ 400 के करीब है, लेकिन उसे वक्त लगेगा कोल इंडिया में। पटना से फिरोज, सन फार्मा के 20 शेयर होल्ड करते हैं, 890 रुपए में इन्होंने खरीदारी की थी। फिलहाल नुकसान मोटा हो रहा, 247.50 पर शेयर सन फार्मा में नुकसान। एक्चुअली यहाँ पर बहुत स्ट्रांग सपोर्ट था 730 का, वो ब्रेक हो चुका। मुझे लग रहा था कि वहां पर शायद होल्ड करेगा, जब वो ब्रेक हुआ है तो लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं। सन फार्मा के करीब 575, 580 ये जोन से यहाँ तक भी कोशिश पॉसिबल है कि यहाँ स्लाइड हो। इनको अगर ट्रेडर है तो एग्जिट, अदरवाइज ध्यान दीजिएगा स्ट्रेच होने के बाद बाउंस मिलेगा, लेकिन 800 एक स्ट्रांग रेसिस्टेंस है। मुंबई से गौरांग का सवाल, बीपीसीएल 100 शेयर होल्ड करते हैं, 610 रुपए में खरीदा था। टोटली होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लॉस लगाना है तो 610 का लगाइए जो उनकी कॉस्ट है। अपर रीजन में टारगेट कुछ 700 के बन सकते हैं, लेकिन वक्त लगेगा। बीपीसीएल। दिल्ली से हर्ष, एनबीसीसी 100 शेयर 266 में खरीदारी की है। हाई पे खरीदे, फिर उसके बाद रिएक्शन है, बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और थोड़ी गिरावट आ सकती है। 215, 220 एक स्ट्रांग सपोर्ट जोन से, इसीलिए होल्ड। रोहतक से हरप्रीत कौर, एडवांस एंजाइम के 60 शेयर हैं, 1600 रुपए की खरीद। मुनाफा घर ले जाइए, वीकनेस नजर आ रही है। ओके, फरीदाबाद से प्रमोद, केईआई इंडस्ट्रीज 1000 शेयर 104 में खरीदारी की थी। मेरे ख्याल से ये होल्ड करना चाहिए, ये बेस बन रहा है, अच्छा तरह कंसोलिडेशन बेस है, ये स्ट्रांग सपोर्ट जोन 100 के आसपास है। टारगेट कुछ 150 भी बन सकते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। कुल्लू से त्रिलोक जी का सवाल, जस्ट डायल 100 शेयर 390 बाइंग प्राइस।
क्लियर कट सेल। यहाँ पर स्ट्रक्चर वीक है, स्ट्रेंथ नजर नहीं आते, इसीलिए एग्जिट जस्टाइल से। इमरान है मुंबई से, सिंटेक्स पर आपकी सलाह चाहते हैं। 1000 शेयर है इनके पास, 80 रुपए में खरीदा था, फिलहाल ₹2.20 पर शेयर मुनाफा। अगर शॉर्ट ट्रेडर है तो मुनाफा कर ले जाइए, अगर निवेशक हैं तो मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए और स्टॉप होना चाहिए करीब 63 का। इनको अपना टाइम पर्सपेक्टिव डिसाइड करना पड़ेगा। सूरत से हेतल, विप्रो के 50 शेयर, 450 की खरीद। वीकनेस नजर आ रही है, इसलिए एग्जिट। अगर इनको फिर री एंटर करना है तो 350 के आसपास री एंटर कर सकते हैं अगर उनको वहां पर मौका मिला तो। महसाना से मोहित, एपटेक के 200 शेयर होल्ड करते हैं, ₹260.50 की खरीद रही है। मेरे ख्याल से ये स्टॉक मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म होल्ड है, बढ़िया स्ट्रक्चर है तो होल्ड करना चाहिए। शॉर्ट टर्म में थोड़ी साइडवेज मूव मिल सकता है लेकिन होल्ड एपटेक। पटना से अमर, रेमंड के 300 शेयर, ₹642 की खरीद। यहाँ पर स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बढ़िया स्ट्रक्चर है, बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है 530 पर, उसी के नीचे एक स्टॉप लगाइए, होल्ड कीजिए। टारगेट 700, 750, 800 भी बन सकते हैं, बढ़िया स्टॉक लगता है रेमंड। दिल्ली से बीसी पाठक का सवाल, टाटा कॉफी 500 शेयर, ₹125 की खरीद रही है। होल्ड करना चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, कंसोलिडेशन हुआ, फिर एक ब्रेकआउट मिला है, अब साइडवेज मोड पर है, अब ट्रेंड फिर शुरू होगा, टारगेट 160 का बन सकता है। कानपुर से जेपी सिंह, बायोकॉन 100 शेयर, ₹915 में खरीदा था। होल्ड करना चाहिए, अगर टाइट स्टॉप लगाना है तो फिर लगा सकते हैं करीब 840 का। अब रिएक्टिव मोड पे है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, थोड़ी गिरावट होगी लेकिन फ्रेश अप मूव फिर शुरू हो सकता है बायोकॉन। दमन से रोहित, आईडीएफसी बैंक 400 शेयर है इनके पास, 75 की खरीद। मेरे ख्याल से एग्जिट करें तो ठीक रहेगा, अगर उनको री एंटर करना है तो 60 के आसपास री एंटर कर सकते हैं, फिलहाल से एग्जिट। और अब स्टॉक फटाफट में इतना ही वक्त हमारे साथ पास था। प्रकाश जी, अब आपके ट्रेडिंग टिप्स कहाँ हैं आज के बाजार के मूड को देखते हुए? मुझे 2 स्टॉक्स वीक नजर आते हैं, एक तो है बजाज फिनसर्व, मुझे लगता है यहाँ पर वीकनेस है, पॉसिबल है कि लोअर लेवल्स में जो टारगेट है 2935 वहां तक यानी कि पूरी कोशिश कर सकता है, स्टॉप होना चाहिए 3175। दूसरा स्टॉक जो वीक लगता है अगेन इस मारुति, यहां पर भी एक प्रॉफिट बुकिंग नजर आ रही है, लोअर लेवल्स 5540 के हैं, वहां तक स्लाइड कर सकता है, स्टॉप होना चाहिए 5745 का। तो आज सेलिंग के मूड में प्रकाश जी हैं और 2 सेल कॉल ही दी है मारुति सुजुकी और बजाज फाइनेंस में। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, अभी हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद निफ्टी के 2 ऑटो दिग्गज पर ब्रोकरेज हाउसेस क्या राय दे रहे हैं ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगी मेरी सहयोगी नियति वोरा। निफ्टी में आज ऑटो सेक्टर की 2 दिग्गज कंपनियां फोकस में है। एक तरफ है टाटा मोटर्स जो निफ्टी का टॉप गेनर बना है, तो वहीं दूसरी ओर मारुति जिसमें हम सुबह से लगातार दबाव देख रहे हैं और फिलहाल ये है टॉप लूजर में शामिल। दरअसल ब्रोकरेज हाउसेस क्रेडिट सुइस ने रिपोर्ट निकाली है और इन दोनों शेयरों में हलचल तभी से तेज हो गई है। तो क्या है इन रिपोर्ट्स में बताएंगी मेरी सहयोगी नियति। क्या रिपोर्ट्स कह रही हैं टाटा मोटर्स और मारुति पर? देखिए, कल टाटा मोटर्स ने अपने JLR के रिटेल बिक्री के आंकड़े घोषित किए हैं अक्टूबर के और वो शानदार आए हैं। 11% का एक इजाफा देखने को मिला है और जैगवार की बिक्री 93% बढ़ी है और इसके बाद ही तमाम ब्रोकरेजेस जो आज हैं वो आज टाटा मोटर्स पे बुलिश हो गए और क्रेडिट स्विस ने तो आज ऐसा काम कर दिया जो शायद लंबे समय से किसी रिपोर्ट में नहीं देखा गया। मारुति सुजुकी जो कि लगातार कई ब्रोकरेजेस का टॉप पिक रहा है उसको हटा करके इन्होंने टाटा मोटर्स को टॉप पिक बनाया है। क्रेडिट स्विस रिप्लेस कर रहे हैं मारुति को और अपग्रेड कर रहे हैं इसकी रेटिंग और टारगेट प्राइस भी। न्यूट्रल की रेटिंग थी, अब इसे बढ़ा के इन्होंने आउट परफॉर्म की कर दी है। टारगेट प्राइस 510 का था, सीधे बढ़ा करके अब ये 720 का कर रहे हैं। जी हाँ, मौजूदा भाव से आपको ये शेयर 40% की तेजी दिखा सकता है। क्यों? क्योंकि JLR पर काफी ज्यादा बुलिश है। इनका मानना है कि JLR मल्टी ईयर परफॉर्मेंस के लिए तैयार है। जिस तरह से पाउंड का डेप्रिसिएशन होगा, पाउंड में गिरावट आएगी तो इनको फायदा होगा।
अगर ब्रेक्जिट के बाद 15% का डेप्रिसिएशन आता है पाउंड में, तो करीब करीब 50% एबिटा पर कार का एक इंक्रीज होगा। JLR के मार्जिन और ज्यादा बढ़ेंगे और इनफैक्ट 20% से ज्यादा मार्जिन से रिपोर्ट कर सकते हैं दिसंबर के क्वार्टर में। वैल्यूएशन गैप BMW के साथ इनका कम हो रहा है। नवंबर 14 को टाटा मोटर्स अपने दूसरी तिमाही के नतीजे पेश करेगा, उसमें भी JLR के आंकड़े बेहद स्ट्रांग आने की उनको उम्मीद है। इसीलिए ये सारे जो पॉजिटिव्स हैं इनको प्राइसिंग करके चलने के चलते आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं, टारगेट प्राइस बढ़ा रहे हैं। 720 का लक्ष्य आपको टाटा मोटर्स 12 महीने में दिखा सकता है। लेकिन मारुति सुजुकी, जिस पर ये लगातार लंबे 3 साल से पॉजिटिव थे, और तब जबकि बाकी सारे जो ग्लोबल पियर्स थे, जो ग्लोबल ऑटो पियर्स थे, जो 20% डी रेट किए थे, मारुति सुजुकी वो इकलौता स्टॉक था डिमांड रिकवरी की होप पे, मार्केट शेयर के इंप्रूवमेंट की होप पे वो 50% चढ़ा था। अब इनका मानना है कि ग्लोबली सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव ऑटो स्टॉक हो गया है मारुति सुजुकी, इसलिए आउट परफॉर्म की रेटिंग से इसकी रेटिंग घटा करके न्यूट्रल की कर रहे हैं। टारगेट प्राइस इनका हालांकि अनचेंज है 6000 का, जो कि मिनिमल अपसाइड दे रहा है। अब इनको ये सारे के सारे जो पॉजिटिव हैं वो प्राइस इन लगते हैं, चाहे वो डिमांड रिकवरी हो, चाहे वो GST हो, चाहे वो मार्केट शेयर का रिकवरी हो, या फिर कोई नए लॉन्चेस हो, इन सबको वो प्राइस इन करके चल रहे हैं। इसलिए टारगेट प्राइस, इसलिए इनकी रेटिंग ये घटा रहे हैं। टाटा मोटर्स को टॉप पिक बना रहे हैं मारुति को हटा करके। इनफैक्ट टाटा मोटर्स पे नोमुरा और मैक्वारी जैसे जो ब्रोकरेजेस हैं वो भी काफी ज्यादा बुलिश है। बाय की रेटिंग नोमुरा दे रहा है, टारगेट प्राइस इनका 601 रुपए का है। 17% की मौजूदा भाव से तेजी का इनका लक्ष्य है। आउट परफॉर्म की रेटिंग मैक्वारी भी दे रहा है और 600 रुपए का टारगेट टाटा मोटर्स पे है। तो क्लियरली JLR के दम पर ब्रोकरेजेस काफी ज्यादा बुलिश हो रहे हैं टाटा मोटर्स पर। शुक्रिया नियति इस पूरे अपडेट के लिए। तो जाहिर तौर पर टाटा मोटर्स को मिल रहा है फायदा, क्रेडिट सुई का ये बूस्टर डोज स्थापित हो रहा है, इसीलिए आज निफ्टी के टॉप परफॉर्मेंस में दे रहा है टाटा मोटर्स। और वहीं रिप्लेस किया गया है मारुति सुजुकी को, जैसा कि नियति बता रही थी, और यहां पर हम दबाव देख रहे हैं। मारुति सुजुकी में दबाव है, लेकिन टाटा मोटर्स बेनिफिट ही बेनिफिट। और अब अलग अलग शहरों से जोड़ते हैं अपने दर्शकों को और समझते हैं स्टॉक स्टूडियो क्या है उनकी समस्या। खड़गपुर से राम है मेरे साथ फोन लाइन पर। नमस्ते मिस्टर राम, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? गुड मॉर्निंग। हाँ, ग्रामीण से मेरा 350 शेयर 125 एवरेज 125 है, मैं उसको क्या करना चाहिए मैम? ओके, अभी फिलहाल आपने वैसे राम जी जब इसे लिया था तो लंबी अवधि के लिए लिया है या आप ट्रेडिंग के नजरिए से लिया था? लंबी अवधि के लिए है। ओके, प्रकाश जी ग्रैन्यूल्स इंडिया पे लगाए हुए हैं पैसे यहाँ पर मिस्टर राम ने, और फिलहाल 10 रुपए 70 पैसे पर शेयर नुकसान पर बैठे हुए हैं। आपको टेक्निकल चार्ट कैसा दिखता है ग्रैन्यूल्स इंडिया का? लॉन्ग टर्म के लिए इन्होंने लिया है, गुड स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड है। शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस आ सकती है, शायद लोअर लेवल्स भी देख सकते हैं, करीब हो सकता है अराउंड 90 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन से गिरावट आ सकती है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड है, होल्ड करना चाहिए। ओके, ग्रैन्यूल्स इंडिया लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी पसंद है राम आपकी, और होल्ड कीजिए इसे। रांची से डॉक्टर गौतम कुसुम का सवाल व्हाट्सएप के जरिए इंडिया सीमेंट पर सलाह चाहती हैं आपसे। 500 शेयर है इनके पास, 155 रुपए की खरीद रही है, 3 रुपए 10 पैसे पर शेयर नुकसान हो रहा है इंडिया सीमेंट्स में, आपकी सलाह? वेल, बेसिक स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है और इंडिया सीमेंट में 130 लेवल पर एक ब्रेकआउट मिला था, उसके ऊपर भी ट्रेड कर रहा है, तो ये अप मूव ऑन है। मेरे ख्याल से इनको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। शॉर्ट टर्म में थोड़ी एक साइडवेज मूव या थोड़ा करेक्शन आ सकता है, लेकिन घबराने की बात नहीं, इंडिया सीमेंट लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड है। और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर, ब्रेक के बाद सवाल जवाब के सिलसिले को जारी रखेंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सौदा आपका। सेंसेक्स में अब दबाव आ चुका है, लाल निशान पर यहाँ पर कारोबार हो रहा है। निफ्टी बेहद फ्लैट है, मिड कैप भी लाल निशान के घेरे में, और बैंक निफ्टी में भी अब 16 अंकों की गिरावट दिख रही है। लुधियाना से साहिल अग्रवाल मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्ते साहिल जी, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? हेलो जी साहिल जी, पूछिए अपना सवाल, कौन सा शेयर होल्ड करते हैं आप?
मेरे पास मिर्जा इंटरनेशनल है 800 शेयर 97 की एवरेज है। मैंने आपके जैकपॉट से लिया था। ओके ठीक है, तो जब भी हम जैकपॉट देते हैं वो होता है लंबी अवधि के लिए, तो मैं ये मान के चलूं आपने इसे लंबी अवधि के लिए खरीदा है? हाँ जी, 9 महीने से 12 महीने तक होल्ड कर सकते हैं। ओके, लॉन्ग टर्म के लिए मिर्जा इंटरनेशनल आपको चार्ट्स पर कैसा दिखता है प्रकाश जी? वेल, इन्होंने लंबी अवधि के लिए लिया है तो व्हाट्स द वरी, घबराने की क्या बात है। हाँ, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है करीब 80 के आसपास। 80 ब्रेक हो जाता है तो शायद तो दिक्कत आ सकती है, लेकिन इतना बढ़ने के बाद ये शुरू हुआ है 20 से लेवल से 140 चला गया। इतना बढ़ने के बाद करेक्शन आता है, अब करेक्शन मोड पे है, इसीलिए आप होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लगाना चाहे तो 80 का लगाइए। ओके, सो 80 के स्टॉप लॉस का मिर्जा इंटरनेशनल में ख्याल रहे और लंबी अवधि के लिए आपने स्टॉक को चुना है तो लंबी अवधि तक इंतजार भी कीजिए। मुंबई से अंकुश का सवाल व्हाट्सएप के जरिए एसआरएफ के बारे में आपकी सलाह चाहते हैं प्रकाश जी। अंकुश 200 शेयर होल्ड करते हैं, 1790 की खरीद रही है, 43 रुपए का नुकसान पर शेयर उठा रहे हैं। एक बात तो अच्छी है, ये बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है तो अप मूव ऑन है। हाँ, इतना बढ़ने के बाद जब शुरू हुआ है 200 लेवल से 1800 चला गया तो करेक्शन आते हैं और आने भी चाहिए। करेक्शन आने के बाद जब खत्म हो जाएंगे तो फ्रेश अप मूव शुरू हो सकता है। इनको होल्ड करना चाहिए। अगर इनको स्टॉप लगाना है तो मेरे ख्याल से एक स्टॉप लगाना चाहिए 1600 का। काफी डीप है लेकिन उतना ही जरूर है, उससे कम स्टॉप लॉस ट्रिगर हो सकता है, इसलिए 1600 का स्टॉप लगाइए और होल्ड कीजिए। 1600 के स्टॉप लॉस के साथ एसआरएफ पर होल्ड की सलाह। और इसी के साथ प्रकाश जी शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे इस शो के लिए। सौरा आपका में मुझे भी यही इजाजत दीजिए। आगे ब्रेक के बाद देखिए कमोडिटी बाजार का सारा एक्शन कमोडिटी राउंड अप में मुग्धा मिश्रा के साथ। नमस्कार।